तो हेडिंग डालें आप परिवहन समस्या, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स जानते हो क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित मैट्रिक्स का मैंने आपको ये बताया था कि उसका नाम दिया जाता है। सममित मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं मैंने आपको रूल बताया तो है। हाँ तो वो तरीका है वैसे। वो अलग चीज होती है बेटा, उसमें ए बराबर ए ट्रांसपोज होता है, वो अलग चीजें होती हैं। या उसको अलग नाम दिया गया है, वो अलग होती है, वो तो अपने मैट्रिक्स होती है। तो मैट्रिक्स अलग चीज होती है ना, इसको ये नाम दिया गया है कि आप रो यानी कि जो पंक्ति और जो अपने पास सममित मैट्रिक्स है वो कैसे बनाते हैं उसका है। ठीक है, उसको अपन ये नहीं बोलते हैं पंक्ति सममित मैट्रिक्स, वो तो सममित मैट्रिक्स होती है। यानी एक असममित मैट्रिक्स होती है, जानते हो, ए बराबर ए ट्रांसपोज होता है और ए बराबर माइनस ए ट्रांसपोज होता है, बस। तो अब देखो मेन चीज क्या है, तुम्हारे कोई क्वेश्चन है नहीं दिमाग में तुम फालतू क्वेश्चन बनाए जा रहे हो। कोई क्वेश्चन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है कि इसको पंक्ति सममित मैट्रिक्स कहते हैं, बस। ठीक है, अब नाम वो क्या दे रहा है हमें उससे क्या करना है, हमें उसका मतलब पता चल गया ना। पंक्ति और सममित मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं तो वो मैंने लिखवा दिया आपको, बस वही होती है, और इसका कोई नया वो नहीं है। और बताओ, पूछ लो जल्दी से डाउट कुछ नहीं है, मैंने कल क्वेश्चन भी करा दिए, वही क्वेश्चन आएंगे और जो मैंने छपवा दिया वही पूछा जाएगा। नहीं, सीट तो सॉल्व कराएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। और सीट में मैं कह रहा हूं अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली तो आपको सीट में एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा, ये आप लिख लेना बात। डाउट एक ही तरीके से आ सकता है कि लिखा हुआ आपको याद नहीं है, बस। बाकी मैंने ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं है, उससे ज्यादा ही लिखवाया आपको जो पूछा हुआ है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं वो मैं लिखवा रहा हूँ साथ साथ में तुम्हें कि कैसे क्या क्या पूछ सकता है। अब कल मैंने आपको आगे का भी लिखवाया था कि जब अपने पास मान लो कि हर आदमी को एक काम नहीं मिल रहा है तो फिर अपन आगे उसको कैसे सोल्व करते हैं। तो ये चीज अभी तक एग्जाम में तो नहीं आई है ना। हम्म, जीरो नहीं मिल रहा है तो आगे नहीं चलना है, कॉलम को टिक नहीं करेंगे बस ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मेन चीज है ये क्वेश्चन सोल्व थोड़ी करवाएगा आपसे, क्यों टेंशन ले रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन सोल्व कराने का मतलब वो क्वेश्चन आपके काम का भी नहीं है। भाई आप पहले तो उसको आप ऐसे सोल्व करो और फिर आप उसमें एलोकेशन अगर मान लो नियतन नहीं हुआ है तो उसके लिए फिर उसको बदलो, तो वो क्वेश्चन करके आओगे क्या एग्जाम में, कितना टाइम लगेगा भाई। ये भी तो देखनी है ना कि वो अप्रोच आ सकती है कि नहीं आ सकती है, इसलिए मैंने वहां पे थ्योरेटिकल आपको एक लाइन लिखवाई थी और मैंने कहा था ये पूछ सकता है आपसे यहां से। भाई क्वेश्चन अगर पूछेगा तो वो सोल्व करना पड़ेगा फिर इतना आपको। और बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के अपन को 10 मिनट मिलती थी, आपको याद हो तो, जब अपन बीएससी का एग्जाम देते थे। तो अब 2 मिनट में इसको कैसे सोल्व करोगे, कितनी टेबल बनेगी देखना एक बार। तो इसलिए मैं उस पर ज्यादा तुम्हें दिमाग लगाने के लिए कहूंगा भी नहीं कि इतनी कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं आ सकती। और बताओ, लेकिन उसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए वो मैंने आपको बता दिया कि ये पूछा जा सकता है यहां से। अब ऐसे तो मैं आज आपको जैसे परिवहन समस्या पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन तो इसमें भी आते हैं सोल्व करने तो, लेकिन वो सोल्व करना उतना एग्जाम में नहीं आ सकता ना। लेकिन मैं तो सोल्व करवाऊंगा, क्योंकि मैं सोल्व नहीं कराऊंगा तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे बताऊंगा। लेकिन आपको उतना ही करना है जितना एग्जाम में आ सकता है, वरना तो आपको वो ऑब्जेक्टिव लिखना है ना, वहां सब्जेक्टिव थोड़ी लिख के आना है कि नहीं सर अब सिंप्लेक्स मेथड है। तो मैंने कब कहा आपको आप सिंप्लेक्स के क्वेश्चन सोल्व करो। अगर आप करोगे तो वो क्वेश्चन एग्जाम में करके आओगे क्या, आप खुद ही सोचो ना। भले ही आपसे हो रहा होगा तो क्या होगा, वो 5 मिनट ले रहा वो क्वेश्चन आपका हो भी जाएगा तो क्या हो जाएगा उससे, वो तो आपका लॉस होगा। तो ऐसे क्वेश्चन वो देगा भी नहीं, अगर देता भी है तो हमें नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि 5 मिनट वाला क्वेश्चन आप करके भी क्या उखाड़ लोगे वहां पे। तुम लोग यार अब क्या कर सकते, कहां दे रखा है, लाओ लाओ पहले उसे देखते, बहुत दे रखा है।
तो तुम करके भी क्या कर लोगे? मैं तो ये कह रहा हूं, मान लो उसने पूछ भी लिया और मेरा जैसा एग्जामिनर हो तो पूछेगा कि सारे इसी में लगे रहे वहां। ऑब्वियस सी बात है, सारे क्वेश्चन थोड़ी करने हैं अपन को। यार एक बात बताओ, मेरिट तो तुम्हारी रहती है 40%, ये तो आते नहीं है। और सर ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, ये तो आते नहीं है लोगों के। और सिंप्लेक्स का क्वेश्चन करना है वहां जाके। अरे 60% वही छोड़ रहे हो, वही देख लो ना। है नहीं सर सिंप्लेक्स वाला करेंगे, भले ये छूट जाए। पहले देखो, ऑब्जेक्टिव अप्रोच अलग होती है बेटा। पहले ऑब्जेक्टिव लायक बनना भी पड़ेगा अपन को, बड़ा दिल रखना होता है। अपन से यहाँ एक क्वेश्चन नहीं छूटता है, वहां पे अपन को 60% छोड़ना पड़ जाता है। तो वो आदत भी होनी चाहिए। तो जो क्वेश्चन, मैं तो साफ बोलता हूं, इसमें क्या है, सब कुछ थोड़ी करके आना है आपको। सब कुछ करके आओगे तो वैसे ही फेल हो जाओगे। भाई 100% आएंगे आज तक आरपीएससी में किसी के, तो फिर तुम क्यों इतिहास रचने में लगे हुए हो? याद तो वहां ये नहीं रहेगा कि नियतन समस्या किसने दी थी, बात कर रहे हैं सिंप्लेक्स सोल्व करके आएंगे। और ये याद नहीं आएंगे। तो मैं वही तो कह रहा हूं, मैं तो ये कहता हूं तुमने जो छपवा दिया वो याद करके उसको अप्लाई कर आना। तुम्हारा सिलेक्शन मेरे से ले जाना, बस तुम मेरे पास आ जाना कि सर आपने जितना लिखवाया था वो आया, ये मैं अप्लाई करके आ गया, अब सिलेक्शन दो। इससे ज्यादा गारंटी और कुछ नहीं है। जितना आपके एग्जाम में कॉपियों से आए उतना आप अप्लाई करके आ जाना, बस इतना काम कर देना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे को नहीं पता बाकी इधर क्या लिखा हुआ है उधर क्या लिखा हुआ, मैं नहीं जानता ज्यादा गणित, बस इतना तो कर लो। हाँ, और इतना कर आओगे ना तो 80% आराम से आ जाएंगे। हम 80% कवर करके चलते हैं आराम से। हम तो 100 ही करके चलते हैं, लेकिन बच्चा 80 कर ले वही बहुत है। क्योंकि अब तो बेटा आप रिसर्च कर रहे हो, मान लो एक एक टॉपिक पढ़ रहे हो, एग्जाम में सारी चीजें एक साथ आती हैं। अब मैंने ग्रुप थ्योरी पढ़ाई, अब बच्चे डीयू के आईआईटी जेएम के क्वेश्चन लाने लग गए, सर ये कैसे होगा? अरे तो सर तो करा देंगे, लेकिन तुम कर लोगे क्या? अब मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का ग्रुप थ्योरी, बच्चा नेट का क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरे से, तो बेटा पहले उस लेवल का पढ़ ले। फिर पढ़ाता हूं तब तो ऐसे देखते हैं, यार इतना क्यों पढ़ा रहे हो सर? तो भैया हर चीज मैच नहीं हो सकती ना, फिर उस लेवल का पढ़ना सीखो, तब तो फिर आप कैसे भी क्वेश्चन लाओ। भाई नेट में तो हम कराते हैं वो क्वेश्चन सोल्व, बुकलेट दे रखी है, देखो 1000 क्वेश्चन है उसमें ग्रुप थ्योरी के, लेकिन अब वो तुम्हें दे दूं क्या मैं? अब तुम्हें शौक है तो फोटो खींच ले जाना और करो सोल्व ले, किसने मना किया है? इसलिए हमेशा ये सीखो कि अपने बस की कौन सी बात है। क्योंकि अगर मान लो उसने नियतन का क्वेश्चन दिया और उसको आपको आगे सोल्व करना पड़ गया, तो आपके वो क्वेश्चन किसी काम का नहीं है। क्या करोगे उसको सोल्व करके? अब वो जो कल क्वेश्चन दिया वो ऑप्शन से हो रहा था इसलिए ठीक था, वरना अपन क्या करते उसका बताओ? वरना इसी क्वेश्चन नहीं कर सकते ना आप लोग खुद ही। इसलिए वहां, हाँ, वो मेरे को पढ़ाना इसलिए जरूरी है कि वहां से कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है थ्योरेटिकल, तो वो आपका सही होना चाहिए, ये मेरा टास्क रहता है। आई बात समझ में? हाँ। वरना एलपीपी की आप बुक सोल्व करो ना साथ में, किसने मना किया? सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। बुक तो होगी जेपीएच की, नहीं है तो खरीद लो, 100-150 रुपए की आती है, आप सोल्व करके देख लो साथ साथ में। नहीं हो मेरे से पूछो, मैं तो मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं सलाह भी नहीं दूंगा कि आप उसको सोल्व करो। इसको याद करो ना अच्छे से भाई, ऐसे याद करो कि एलपीपी को सुना दो आप एक दूसरे को, तब मैं मानू कि यहाँ वाकई में कंपटीशन लायक पढ़ाई कर ली आप लोगों ने। पहले आप पूरी थ्योरी एक दूसरे को सुनाओ। जैसे आप यहाँ पे बैठ के पंचायत करते हो, उस पंचायत में ये रख लो कि आज एलपीपी तू सुनाएगा, आज तेरी बारी है, आज एलपीपी में तेरी बारी है, ऐसे ग्रुप बना के करो, वो तो है काम की बात। फिर आप ये क्वेश्चन लगाओ, आपके तुरंत क्वेश्चन होते जाएंगे क्योंकि आपको याद हो जाएगा। अब आप करोगे क्वेश्चन और पन्ने पलटोगे उधर, यार ये क्या लिखाया था सर ने, तो फिर वो तो वो वैसा ही याद रहेगा फिर, है ना? अब इंटीग्रल कैलकुलस से मान लो अब सीट कर रहे हो, अब याद है, लेकिन जब सीट नहीं करोगे, सीट हो जाएंगी, उसके बाद तो भूल जाओगे ना आप लोग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन डिस्कस नहीं करते हैं। भाई मैं 20 मिनट लेट हो रहा हूँ, मैं 20 मिनट जल्दी आ रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ, कुछ भी है, आप उस 20 मिनट में अपना फिक्स रखो ना रोज का,
कि यार सर जब तक नहीं आएंगे अपने, है ना, ये चीज है ना, एक रोज का एक बंदा सुनाएगा अपन को, ताकि उसका तो रिवीजन है ही रहा, आप सबका हो जाएगा। रोज एक एक बंदे की बारी आनी चाहिए कि आज तू बीटा गामा सुनाना, तू डबल इंटीग्रेशन सुनाना, तू ट्रिपल सुनाना, मैं आगे वाली यूनिट सुनाऊंगा। ये कंपटीशन की भावनाएं ये होती हैं। ऐसा करके देखो, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा और सब्जेक्ट आने भी लग जाएगा। वरना तो भूलना तो है ही बेटा। ये तो मैं देख लो 10 दिन बाद पूछूंगा, नियतन का नए याद नहीं रहेगा, क्या बात कर रहे हो। मेरा एक्सपीरियंस है बेटा, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं मैं। और मैं तो तरीके बताता हूं तुम्हें कि आप कैसे उसको याद रख सकते हो, लेकिन वो करो ना, करता कोई नहीं है बेटा। बस आप घर पे जाके 12 घंटा पढ़ रहे हो, वो मेहनत नहीं काम आती इतनी जितनी इस टाइप की मेहनत काम आती है। वो चीजें याद रहती हैं, डिस्कशन से बिल्कुल याद रहेगा। और रोज रखो ना, किसने मना किया है, एक टॉपिक रोज रखो भाई। आप लोगों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है तो उसका फायदा उठाओ। ये चीजें होती है, इससे कंपटीशन की भावनाएं भी आती हैं, आपको मजा भी आएगा, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपको फायदा होगा। आपके हो सकता है डाउट्स आएंगे तो आप मेरे से डिस्कस भी कर पाओगे। ऐसा करो ताकि मैं भी किसी को कह सकूं, यार मेरे बच्चे जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, आप एक बार उनके मिलकर देखो, वो आए तब क्या थे अब क्या है। उससे होता है। और करके देखो, अगर नहीं होता है तो मेरे को इन्वॉल्व करके देखो, मैं करवा दूंगा शुरू कैसे होता है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सीरियस रहना पड़ता है। ये नहीं कि एक सुना रहे दो दांती दे रहे हैं, वो फिर नहीं होता है। आप लोगों को टारगेट, भाई देखो मैं ये मानता हूं आपको टीचर बनना है तो आपका टारगेट तो टीचर बनना है ना, तो वो तो जब भी पूरा होगा जब आप टीचर बन जाओगे। इतने आपने कुछ पढ़ा, क्या पढ़ा, वो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए 1.5 साल 2 साल मैक्सिमम 1.5-2 साल इतना काम कर लो ताकि आगे का जीवन अपना अलग रहेगा। बस सीधी सी बात है। वरना सिलेबस हो जाता है, बच्चे चले जाते हैं, फिर बच्चे फिर भूल जाते हैं, फिर नया बैच कब स्टार्ट हो रहा है दोबारा आ जाते हैं, दोबारा लिखने लग जाते हैं। यही चलता है सब जगह। वरना जिस बच्चे ने पिछली बार कोचिंग कर ली उसको इस बार कोचिंग की क्या जरूरत है। लेकिन जरूरत सबको है। क्यों बोल, नहीं यार इस बार कोचिंग वाले पता नहीं अलग ही पढ़ाएंगे। जैसे इस बार तो मैथ्स वो घर पे बनाएंगे, पिछली बार उधार लाए थे कहीं से, वही पढ़ाएंगे बेटा, सिलेबस ही वही है बस। तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ने का तरीका चेंज करो। आप याद कैसे रख सकते हो, आपका पॉइंट ये होना चाहिए कि सर आप जो बुक पढ़ाओगे आप कभी पूछो हमें हमेशा याद रखेंगे। ये आपका टारगेट बन जाना चाहिए। फिर देखो अपने आप मजा आएगा। बाकी मैं तो देखो सारे ही पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट, और मैं जब पढ़ाऊंगा तब आपको सारे आएंगे भी, लेकिन बाद में नहीं आएंगे। उसका आप सॉल्यूशन खुद करो। तरीका मैं बता सकता हूं, मेरे से डिस्कस कर लो। और मैं तो ऑनलाइन वाले बच्चों को कहता हूं, अब बताओ ये सब लोगों ने रिकॉर्डेड लेके बैठ गए, क्या हो जाएगा उससे। एक भी बच्चा मैसेज नहीं करता कि सर हमारा कोई ग्रुप बनाए, हम ग्रुप में कुछ डिस्कस करें, या संडे को हमारा कोई ऐसा बनाओ कि हम सारे लोग आपस में बातें करें, डिस्कस करें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बस ले लिया, पढ़े हुए हैं, वो देख लेते हैं 1-2 वीडियो और चल रहा है। ये कंपटीशन थोड़ी होता है बेटा। वरना ये तो बच्चों में खुद में होना चाहिए ना। टीचर की क्या आवश्यकता है उसमें। बच्चे खुद आपस में डिस्कस करने लग जाए, उससे बेस्ट है क्या कुछ। और ग्रुप बना भी रखा है मैंने इन लोगों का, आपको शायद उसमें नहीं जोड़ा हुआ है, आपको लाइव क्लास वाले में जोड़ा हुआ है ना। हाँ तो उसमें मैं जोड़ दूंगा जिसमें रिकॉर्डेड वाले बच्चे भी जुड़े हुए हैं। लेकिन उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछता है, ना कोई बताता है, ना कुछ, और ये चल रहा है। और एक दूसरा वो बना रखा है, उसमें और ही पंचायतें चलती हैं। आज गहलोत ने ये कर दिया, आज ईडी ने इसको पकड़ दिया, वो उसमें लगे हुए हैं। मैंने उन बच्चों को 6 महीने से देख रहा हूँ, वो 6 महीने अपने बर्बाद कर दिए इस चक्कर में कि आज गहलोत क्या कर रहा है, आज वसुंधरा क्या कर रही है, और सचिन पायलट क्या कर रहा है। रोज पोस्टें आती हैं उसमें। तो उन बच्चों को क्या है, उनको क्या मतलब है इन चीज़ों से। नई वैकेंसी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा। आपने 6 महीने तो ऐसे ही बर्बाद कर दिए, लेकिन नहीं मानते हैं। अब मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कहता, उनको लगता है कि यार सर अपने कोर्स के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कहता। वो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा जीवन है। लेकिन जब कोई स्टूडेंट मेरे से पढ़ा हुआ होता है तो हमें थोड़ी सी फिक्र भी रहती है, क्योंकि मेन चीज़ है कि भाई जब आप टीचर बन जाओगे हमें कितना अच्छा लगता है कि यार मेरा विद्यार्थी वहाँ पढ़ा रहा है। भाई हमें वो ज़्यादा चीज़ है ना
10-12 हज़ार रुपये फीस देते हो, वो तो चली जाती है, उससे मेरा जीवन भी नहीं चलना है और आपका रुकना नहीं है। लेकिन मेन चीज वो जो है ना, वो उसकी तुलना कहीं हो ही नहीं सकती। वो चीज होती है मेन, उसके लिए मेहनत करते हैं भाई। ये तो ठीक है, ये तो बिजनेस है, चलता रहता है। और मैं क्या, हर कोई इंसान कोई ना कोई बिजनेस तो करता ही है, लेकिन इसमें वो भावनाएं जो होती है ना, उसकी अलग ही वैल्यू है। तो ये चीजें हैं, तो थोड़ा सा अपना आप लोग, जैसे आप में ग्रुपिंग है, आप इसका फायदा उठाओ। और नहीं होता है मेरे से डिस्कस करो कि सर हम कैसे शुरुआत करें। ठीक है, चलो परिवहन समस्या हेडिंग डालो। लिखें परिवहन समस्या। पढ़ा हुआ है कभी? किसी का भी नहीं पढ़ा हुआ? फिर तो और भी अच्छी बात है, उसमें फायदा बहुत होता है। जब कोई बच्चा पढ़ा हुआ नहीं होता है, उसका बहुत फायदा होता है। हंसने की बात नहीं बेटा, फायदा इसलिए होता है कि वो कंफ्यूज नहीं होता है। कंफ्यूज नहीं होता है जब आप आधा अधूरा पढ़ा हुआ होता है, वो कहते हैं यार मैंने तो ऐसे सोचा था, वहां ऐसा था, वहां था। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। अब पहले इसको समझो ये क्या है, बाद में लिखेंगे। देखो, कल मैंने आपको नियतन समस्या समझाई थी। तो नियतन समस्या में क्या था सर? काम तो वही है कि या तो लागत है वो कम करो आप, या फिर सर जो अपना मुनाफा है वो बढ़ाओ। इसका मतलब सर वो मैक्सिमम टाइप की प्रॉब्लम भी थी और मिनिमम टाइप की, और सेम कहानी यहाँ पे। अब या तो आप अपना लागत है वो कम कर लो तो भी फायदा है, या फिर अपनी जो फायदा हो रहा है या जो प्रॉफिट हो रहा है उसको आप बढ़ाते जाओ तो वो भी अपने लिए फायदा है। तो यही काम यहाँ करना है, यही काम हमने वहां किया। लेकिन नियतन समस्या में एक ये था रूल कि भाई एक आदमी को एक काम आपको देना पड़ेगा, और कोई भी आदमी बिना काम नहीं रहेगा, और एक आदमी को आप एक से ज्यादा काम भी नहीं दे सकते। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां किस टाइप की प्रॉब्लम है? यहां पे ऐसी, इसका नाम देखो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। यहां पे क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपने कई जगह अपने क्या है कि गोदाम है, जैसे अलग अलग शहरों में अपने गोदाम है। जैसे मान लो एक गोदाम अपनी दिल्ली में है, एक गोदाम अपनी मुंबई में है, अलग अलग अपने राज्यों में मान लो कहीं गोदाम है, 4-5 गोदाम है। और उन गोदामों से अपन को 20 ऐसे अपने मान लो कि स्टोर है जहां पे उसको माल सप्लाई करना है। बात समझ आ गई? अपने पास 4-5 गोदाम है, और एक मान लो उत्तर में है, एक दक्षिण में, एक पूर्व में, एक पश्चिम में है। लेकिन हमारे पास 20 ऐसे स्टोर है मान लो, जिसपे उन गोदामों से सप्लाई करनी है। बात समझ में आ गई? और यहां ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि भाई इस गोदाम से ही इस गोदाम से ही सामान इस स्टोर पे जाएगा। आप किसी भी गोदाम से किसी भी स्टोर पे सामान बेच सकते हैं। तो यहां अपने पास ये फ्रीडम होती है। जैसे वहां ऐसा फ्रीडम नहीं था, वहां ये था कि एक आदमी को एक काम देना पड़ेगा, और एक ही दे सकते हो आप। ये नहीं कि एक आदमी को आपने 2 काम दे दिए, और ऐसा भी नहीं है किसी आदमी को बिना काम रख दिया हो आपने। ये था नियतन समस्या में। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में ऐसा नहीं है। यहां पे आप किसी भी गोदाम से किसी भी स्टोर पे माल भेज सकते हो, आपके फ्रीडम है। उसमें कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि भाई इस वाले गोदाम से ही इस स्टोर पे माल जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि भाई अब मान लो कि उत्तर में, उत्तर इधर किधर है? जयपुर में उत्तर किधर है? इस साइड में है क्या? हाँ, इस साइड में मान लो उत्तर है, क्योंकि जनरली अपन उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ये पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ जो जिधर भी होगा, तो उत्तर में अगर अपन मान लो कोई भी अपना स्टोर है, और अपना दक्षिण में कोई जाके अपने उत्तर में अगर मान लो कोई भी गोदाम है, और दक्षिण में जाके अपना कोई स्टोर है, तो अब आप उत्तर वाले जो गोदाम है उससे आप उस पर माल भेज रहे हो। एक आपके ये इधर वाला जो स्टोर है वो नजदीक पड़ता है, वहां से भी भेज सकते थे। लेकिन भेज आप वहां से भी सकते हो, मना नहीं है। यहाँ पे ये जो परिवहन समस्या है ये आपको मना नहीं करती है, आप कहीं से किधर भी भेज सकते हो। लेकिन ऐसा कोई मूर्ख नहीं है ना जो अपना घाटा ज्यादा खाएगा वहां से, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तो आएगा ही। तो कुल मिला के में करना क्या है कि सर हमें ऐसे सेलेक्ट करना है कि कौन से गोदामों से कौन से स्टोर पे माल भेजें, ताकि अपनी जो कॉस्ट है वो मिनिमम आए, यानी खर्चा मिनिमम आए। तो अपना ये काम है।
इसके लिए अलग अलग रूल बने हुए हैं, जैसे मेथड बने हुए हैं, 3 मेथड बने हुए हैं। उन तीनों मेथड का यही काम है कि हमें उन गोदामों से उन स्टोर पे हमें माल सप्लाई करना है और इस तरीके से करना है कि अपनी कॉस्ट है वो मिनिमम रहे। अब आप ये देखो भी कौन सा जो स्टोर है वो कौन से गोदाम के नजदीक है और वहां का रास्ता कैसा है, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। उस हिसाब से अपने को देखना पड़ता है कि भाई मिनिमम कॉस्ट कैसे आएगी। लेकिन यहां कोई बाउंडेशन नहीं है, आप भेजने को किसी भी स्टोर पे भेज सकते हो, किसी भी गोदाम से, लेकिन वो भेजोगे नहीं, वो अपनी खुद की कंडीशन है। बाकी यहां रूल नहीं है कुछ भी। लेकिन नियतन समस्या में रूल था, एक आदमी को एक ही काम दिया जाएगा और हर आदमी को एक काम जरूर दिया जाएगा। ऐसा यहां पे नहीं है। बात समझ में आई क्या? तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यही होती है कि भाई आपको कोई भी गोदाम से किसी स्टोर पे माल भेजना है तो आप किस रास्ते से भेजोगे ताकि आपकी मिनिमम कॉस्ट आ जाए। इसके लिए अलग अलग मेथड बने हुए हैं, उन मेथड्स को अपन को सोल्व करना है। लेकिन क्वेश्चन वही बात है कि इसमें थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ ये जरूरी नहीं है कि 4 स्टोर है तो 4 ही गोदाम होंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। जैसे मान लो 4 गोदाम है, स्टोर 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, गोदाम भी कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पे गोदाम और जितने स्टोर हैं उनमें कोई 1-1 करस्पॉन्डेंस होनी जरूरी नहीं है कि जितने गोदाम होंगे उतने ही हो। हाँ, ये रहता है इसमें, ये ध्यान रखेंगे कि जितनी माल की उपलब्धता है, जितना माल अपने पास उपलब्ध है उतनी मांग होनी चाहिए। मान लो 100 टन माल उपलब्ध है तो आपके पास स्टोरों पे माल जो मांग है वो भी 100 टन ही होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब वो संतुलित परिवहन समस्या नहीं है। तो एक क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि संतुलित परिवहन समस्या कब आती है। ये क्वेश्चन 100% आता है और इसकी आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध होता है ये कि जब आप परिवहन समस्या है उसके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब मिलेगा या कब आप उसको सोल्व कर सकते हो। ये फर्स्ट कंडीशन उसकी यही होती है कि जितने माल आपके पास उपलब्ध है उतनी ही डिमांड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि माल तो 100 टन है और डिमांड 120 टन की चल रही है, इसका मतलब वो संतुलित परिवहन समस्या नहीं है, वो असंतुलित परिवहन समस्या होती है इसमें। तो इसमें ये चीजें देखी जाती हैं। आई बात समझे? अब इन्हीं चीजों को अपन मैथमेटिकली देखेंगे। फिर वही काम आता है इसमें कि परिवहन समस्या को आप एलपीपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वही तरीका जो अपन ने जैसे वहां किया था, तो यहां अलग उद्देश्य फलन बनेगा, उद्देश्य फलन होगा, कंस्टेंट होंगे, सारी वही कंडीशन यहां होती है और यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं वही। और फिर अपन को आगे कि भाई इसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को किन किन मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं, वो अपन को 3 मेथड पढ़ने, ये पूरा इसमें रहता है। तो बात समझ में आ गई कि ट्रांसपोर्टेशन में होता क्या है। यानी गोदाम होंगे, उनसे माल आपको स्टोरों पे सप्लाई करना है। ठीक है, तो लिखें आप इसमें पहले एक, ये मैं लिखा देता हूं इसमें, ठीक है। और ये अपने पास, ये मान लेते हैं अपने पास कि इसमें ए और बी सी और डी, ये 4 अपने गोदाम है मान लो, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये मान लो अपने पास स्टोर है, ठीक है। और इनकी जो कॉस्ट है वो लिख देते हैं अपन। मान लो इसमें C11 कॉस्ट है, C12, C13, C14, C15, ऐसे C21, C22, C23 और C24 और C25, ठीक है। अब इसमें देखो ये फिक्स नहीं रहेगा बेटा, जैसे उसमें तो NN था, यहाँ पे आप N और M ले लेंगे कि N गोदाम हो सकती हैं और M अपने स्टोर हो सकते हैं। तो यहाँ N और M दोनों चर काम आएंगे, इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं इसमें, लेकिन कंडीशन नहीं रहेगी। तो अपन यहाँ पे N चर और M चर लेके चलते हैं, तो टोटल MN चर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उनकी बात करेंगे अपन। जैसे वहाँ तो टोटल 2N बन जाते हैं ना, तो ये दोनों में फर्क रहता है, ठीक है। यहाँ से ये हो गया अपने पास, और यहाँ जैसे C31, C32, C33, C34 और C35, और यहाँ हो गया C41, C42, C43, C44, C45, ये लिख लेंगे।
तो यहां रहती है डिमांड। डिमांड या इसको हिंदी में कहें तो मांग जो रहती है अपनी, ठीक है, ये रहती है डिमांड। और इधर क्या रहती है? उपलब्धता। उपलब्धता। हाँ भाई, किन्नी को फैक्ट्री मान लो और किन्नी को अपने वो स्टोर मान लो, बस एक ही बात है। वो तो किधर भी हो सकते हैं, वो तो अपने को डिपेंड करता है अपन किधर मानते हैं। ठीक है, लिख लो। तो इनको मैं गोदाम मान रहा हूं। ये क्या है? गोदाम। तो गोदाम में है तो गोदाम के पास उपलब्धता होगी, तो उधर उपलब्धता आ जाएगी। और ये क्या है अपने पास? ये स्टोर है, तो इनके पास क्या रहेगी? डिमांड रहेगी, वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है भाई, ये क्या अपने पास गोदाम है, तो गोदाम के सामने क्या रहती है? हमेशा उपलब्धता। और ये मैंने क्या मान लिया? स्टोर। इनके सामने क्या रहेगी? मांग रहेगी। ठीक है, तो यहाँ जो आएगी वो मांग हो जाएगी, उधर जो आएगी वो क्या हो जाएगी? उपलब्धता हो जाएगी। ठीक है, तो जिसके सामने, अब मान लो स्टोर, ये अगर गोदाम है तो इसके सामने हमेशा उपलब्धता आएगी। और अगर ये अपने पास अगर मान लो स्टोर है तो इनके सामने क्या आएगी? उनकी डिमांड आएगी कि भाई कितना माल हमें मंगवाना है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो डिमांड यहाँ लिखेंगे अपन और ये जो अपने पास यहाँ उपलब्धता है, ये टोटल है वो सेम होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि सबके पास बराबर डिमांड हो। वो तो किसी को मान लो 10 टन माल चाहिए, किसी को 25 चाहिए, लेकिन टोटल जो है वो सेम आना चाहिए। ये मेन रहता है इसके अंदर। बात समझ में आ रही क्या? टोटल है वो सेम आना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं, जैसे मान लो ये 10, 40, 50 और 60, 40, कितना हो गया ये? 40, 40, 80, 200। तो इधर भी अपन को 200 बनाना है, कैसे भी बना लो, चाहे आपकी मर्जी है। 50, 60 और 110 हो गया ना, और यहाँ 40, 150, तो ये 50 रख दो। इसलिए सेम होना जरूरी नहीं है, ध्यान रखेंगे। किसी गोदाम में कितना भी माल हो सकता है और किसी स्टोर के पास कितनी भी डिमांड हो सकती है, लेकिन टोटल डिमांड है और टोटल उपलब्धता है, ये बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, लिख लो। जो उपलब्धता है उसको बोलते हैं डेस्टिनेशन। क्या बोला जाता है? डेस्टिनेशन। है? नहीं नहीं, इनको ऐसे लिखो बेटा, ये ऐसे लिखे जाए, बिल्कुल क्वेश्चन में भी ऐसे ही लिखेंगे अपन। मतलब कुछ भी बोल सकते हैं कि भाई ये सप्लाई करनी है। सप्लाई कैसे करनी? ये वाली सप्लाई करनी है और ये डिमांड है, तो ये टोटल सप्लाई बोल सकते हो, क्योंकि माल तो यही भेजना है ना अपन को, और सारा भेजना है। ये भी नहीं कि मान लो क्योंकि जितनी डिमांड है उतना ही माल है अपने पास, तो ये टोटल माल सप्लाई करना है अपन को। तो कुल मिला के बात क्या है कि सर टोटल डिमांड बराबर टोटल सप्लाई होनी चाहिए, एक ही बात है। या टोटल डिमांड बराबर टोटल उपलब्धता हो जाए, एक ही बात है। ठीक है, लिख लो इसको। हाँ, लिखना चाहो तो लिख लो यहाँ पे, डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, समझ में आ गया ना सबको, कि सर ये जितनी टोटल डिमांड है और ये जितनी सप्लाई है ये बराबर होना चाहिए, तभी आप परिवहन समस्या को हल कर सकते हो, वरना परिवहन समस्या को हल नहीं कर पाओगे आप। और वही बात है कि जिसमें टोटल डिमांड और टोटल अगर अपने सप्लाई बराबर हो जाती है तो वो संतुलित परिवहन समस्या होती है। लेकिन ऐसा नहीं, कई बार ऐसा भी होगा कि वहाँ पे बराबर नहीं होंगी, तो उसको अपन क्या कहेंगे? असंतुलित परिवहन समस्या। तो जैसे वहाँ भी तो थी असंतुलित नियतन समस्या, तो वहाँ डमी मशीन ऐड करते थे अपन, याद है ना? तो यहाँ पे भी अपन एक डमी जो या तो गोदाम ऐड कर देंगे, या फिर अपन यहाँ पे जो अपने पास स्टोर है वो देखेंगे कि भाई कमी कहाँ है, तो जितनी कमी होती है उतनी ऐड कर देते हैं। वो मैं बताऊंगा, आगे सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन अपने ये शुरुआत यहाँ से करनी है। समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की एक अंदर दिमाग में
इमेज बनी कि नहीं कि भाई यहाँ क्या होने वाला है, कि सर यहाँ पे स्टोर और यहाँ गोदाम है, तो गोदामों से माल स्टोरों पे भेजना है और जितना गोदाम में उपलब्धता है उतनी अपने पास डिमांड होनी चाहिए, तभी आप परिवहन समस्या को हल कर सकते हो। तो पहली कंडीशन तो यही होती है इसमें। तो आप इसमें लिख लो टोटल डिमांड बराबर टोटल सप्लाई। लिखो इसमें टोटल डिमांड बराबर टोटल डिमांड बराबर टोटल सप्लाई। ये लिख लो, टोटल डिमांड बराबर टोटल सप्लाई होनी चाहिए। टोटल डिमांड बराबर टोटल सप्लाई, ठीक है। डबल पी कर लेना, डबल पी एल वाई, ठीक है। हाँ आपूर्ति होगी ना, वही है, जितनी मांग होगी उतनी पूर्ति कर दो। बात कैसे भी बोल लो, मतलब समझ में आ गया ना। अब इनको कुछ भी नाम दे लो जो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कुल मिला के सर जितनी मांग है उतनी उपलब्धता हो जानी चाहिए, बात खत्म। तो वो परिवहन समस्या को आप हल कर सकते हो, ये इसका काम रहता है। लिखें आप इसमें जल्दी से। तो इसमें अपना काम क्या रहता है बताओ भाई। जहां पे ये हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपना संतुलित तो परिवहन समस्या हो जाएगी। तो जब ये होता है उसमें क्या लिखते हैं उसको सर, संतुलित परिवहन समस्या। यानी जो बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो जाएगी, बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यानी संतुलित परिवहन समस्या। तो इसमें अपना काम ये रहता है कि सर मिनिमम कॉस्ट करनी है आपको, मिनिमम कॉस्ट और अपनी जो डिमांड और जो सप्लाई है वो बराबर रहनी चाहिए। ये दो चीजों का अपन को ध्यान रखना है। यानी एक तो ये ध्यान रखना है टोटल डिमांड टोटल सप्लाई के बराबर हो, और फिर अपना काम क्या रहता है इसमें सर, जो कॉस्ट है उसको क्या करना है, मिनिमम करना है। कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमम करना है। तो ये जो मैं चीजें बोलता रहता हूँ ना, हर चीज में वैसे लिखवा नहीं सकता, आप लिखते जाया करो। जरूरी थोड़ी हर चीज स्टेटमेंट में लिखाई जाए, लेकिन जो चीजें आपको लगता है कि नहीं हमें ध्यान रखनी है तो वो लिखते जाया करो साथ साथ में। अब आपका परिवहन समस्या का काम यही तो है कि सर कॉस्ट है वो मिनिमम करो, लेकिन क्या ध्यान रखना है कि सर आपकी टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई बराबर होनी चाहिए, तभी आप इसको हल कर सकते हो, वरना ये संतुलित परिवहन समस्या नहीं बनेगी, असंतुलित में आ जाएगी। और असंतुलित को आप डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, उसका अलग तरीका होता है। आगे बात समझ में, लिख लो इस बात को। अब आप लिखो इसमें, लिखें इसमें एलपीपी निरूपण, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का यानी परिवहन समस्या का एलपीपी निरूपण, रैखिक प्रोग्रामन समस्या में बदलना, या जैसे भी लिखना चाहो तो इसको अपन क्या लिखेंगे अब, एलपीपी निरूपण। ये काम वहां किया था, देखो आप याद है, ये काम वहां पे किया था अपन ने कि भाई अपने पास नियतन समस्या आई थी, फिर इसको किस में बदला था अपने, एलपी में बदला था। लेकिन अब यहां पे आप ध्यान दो कि सर यहां वहां क्या था, वहां तो यह था कि एक आदमी को एक काम देना था, तो वहां तो अपना काम चल गया। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां जब ऊपर तो अपन उद्देश्य फलन तो बना लेंगे, उद्देश्य फलन में तो टोटल जितने भी हैं वो सारे वेरिएबल आ जाएंगे। तो सर m वेरिएबल है और एक n वेरिएबल है, तो टोटल mn वेरिएबल वहां आ जाएंगे। तो उद्देश्य फलन तो अपन सीधा सीधा लिख देंगे, जो भी Cij Xij आ जाएगा, i आपका 1 से n करा दो तो j 1 से n हो जाएगा, एक m तक करा दो एक n तक, तो उद्देश्य फलन तो वो लिख दोगे। लेकिन यहां कंस्टेंट कैसे बनाओगे, तो अब आप खुद सोचो सर, यहां कंस्टेंट अपन किसके आधार पर बनाएंगे। जैसे मान लो ये अपने पास गोदाम है, तो इस गोदाम में टोटल कितनी उपलब्धता है, तो इनका जब आप सम लिखेंगे तो ऊपर सामने क्या आएगी, इनकी उपलब्धता आएगी। बिल्कुल। तो आगे जो अपन बराबर में जो लिखेंगे, जैसे वहां तो सब में बराबर में 1 आया था क्योंकि एक आदमी को एक काम देना था, और जो नहीं देना था वहां 0 लिखना था, तो इसलिए अपन ने वहां पे समीशन xij बराबर अपन ने आगे क्या लिख दिया था, 1 लिख दिया था।
लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। यहां पे क्या होगा, जैसे मान लो इसके वेरिएबल की अपन बात कर रहे हैं सभी की, तो सर यहां पे इनकी जो भी मान लो ये गोदाम है, इसके सामने इसकी डिमांड उपलब्धता कितनी है वो आएगी। तो उपलब्धता को आप किसी से नाम दे दो, जैसे मान लो AI है वो उपलब्धता दे दी आपने, तो BJ है वो क्या आ जाएगी, डिमांड आ जाएगी। जितनी उपलब्धता आएगी वो उपलब्धता के सामने। तो यहां पे सर वेरिएबल भी जो प्रतिबंध है वो दो टाइप के बनेंगे, एक में तो सामने क्या आएगी, उपलब्धता, और एक में सामने क्या आएगी, डिमांड। अब डिमांड किन के सामने आ जाएगी, अब आपको देखना है कि भाई अपने पास गोदाम कितने हैं। मान लो n गोदाम है, तो n गोदाम है तो उसमें i बराबर आप 1 से n तक वेरी करा दोगे। तो अगर मान लो आपके पास ये m है तो आप j बराबर 1 से m तक वेरी करा दोगे। वो तो डिपेंड करेगा कितने गोदाम है और कितने आपके पास है स्टोर है। बात समझ में आएगी नहीं आएगी, बस ये दो वेरिएबल, यहां वेरिएबल है वो दो टाइप में कन्वर्ट हो जाएंगे सर, एक तो डिमांड के हिसाब से और एक उपलब्धता के हिसाब से। बात समझ में आई कि नहीं आई। इस तरीके से इसमें एलपीपी का निरूपण किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप लिखें मिनिमम जेड बराबर, इसमें लिखें मिनिमम जेड बराबर, कि कॉस्ट हमें मिनिमम करनी है तो समीशन वही CIJ और यहां क्या हो जाएगा XIJ, CIJ इंटू XIJ। अब I बराबर 1 से n कर दो, J बराबर 1 to m कर दो, जो आपकी मर्जी है। तो I बराबर 1 to n और J बराबर 1 to m, जो भी आपकी मर्जी एक मान लो, जिसको भी जो मानना है। ठीक है, लिखिए आप। ठीक है, लिखो इसको। तो I को क्या माना आपने, I को क्या माना है, ओरिजिन मान रहे हो क्या। ओरिजिन में जो लिखे उनको आप, जैसे यहां पे मान लो स्टोर लिखे हुए हैं, तो स्टोर को I मान रहे हो, तो I है, फिर इसका मतलब वो कहां तक जाएगा, 1 से n तक जाएगा। और जो अपने पास डेस्टिनेशन है, तो डेस्टिनेशन मान लो कितने मानना चाहते हो, दोनों देख लो। ठीक है ना, किसी न किसी वेरिएबल को तो मानना पड़ेगा ना, किसी को I मान लो, किसी को आप J मान लो, जिसको भी आप जिससे डिनोट करना चाहते हो। बात समझ में आ रही क्या। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि सर जो अपने पास I है उसको मैं ओरिजिन नाम दे रहा हूं। ठीक है, ओरिजिन, बिल्कुल ओरिजिन का मतलब क्या होता है, हाँ, और डेस्टिनेशन इनको मान सकते हो अपने, तो लिख लो हाँ कॉलम को। तो लिखे इसमें, तो लिखिए I बराबर ओरिजिन, जो क्या हो जाएगा 1 to n, 1 to n, और J मान लो अपने डेस्टिनेशन, J मान लो डेस्टिनेशन। अरे बेटा ये जो इतना क्यों ये जो है इनको मानोगे कुछ तो। अब अगर आप ये I मान रहे हो, J मान रहे हो, एक को तो फिक्स करना पड़ेगा ना। आप भाई M किसको मान रहे हो, N किसको मान रहे हो, तो अपन को फिक्स करना पड़ेगा, लिखा हुआ थोड़ी आएगा उसमें। मैंने क्या कहा था कि जब आपने नियतन समस्या पढ़ी थी तो वहां पे N ही तो कार्य थे और N ही अपने पास क्या थे, व्यक्ति थे। तो वहां में समस्या नहीं आई थी, चाहे I को 1 से n मानो, चाहे J को 1 से n मान रहे थे। लेकिन यहाँ किसी एक को n मान लो, किसी को m मान लो, क्योंकि यहाँ बराबर होने जरूरी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बराबर नहीं हो सकते, बराबर हो भी सकते हैं। तो किसी को आप डेस्टिनेशन को आप J से वेरी करा दो, मतलब 1 to n करा दो, और ओरिजिन को आप 1 से m। भाई आप एक बात बताओ, यहां से अब एक खुद इधर ध्यान दो भाई, जब आप आगे टोटल डिमांड लिखोगे तो इनका सम आएगा ना, इनका सम आएगा इन वेरिएबल का। और जब आप यहां पे टोटल आगे अगर मान लो उपलब्धता लिखोगे तो इनका सम आएगा। तो इसमें कौन वेरी हो रहा है, इसमें वेरी कौन हो रहा है भाई, I तो 1 फिक्स हो रहा है ना इसमें, तो J वेरी हो रहा है। तो ये चीजें अपन को उसमें लिखनी पड़ेंगी ना। बात समझ में आ रही है। तो बस यही मैं फिक्स करने के लिए कह रहा हूं आपको, नहीं समझे, इसको याद क्यों कर रहे हो, मेरी समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई आप बताओ, कोई M आप स्टोर मान लो, कोई N आप गोदाम मान लो, तो इतना क्या इसमें टेंशन में आ रहे हो। नहीं भाई, गोदाम मानोगे तो गोदाम जो आएंगे उनकी उपलब्धता तो यहां आएगी ना, उनके पास कितना उपलब्ध है माल, और डिमांड यहां जाएगी सर। तो बस ये चीज देखनी है अपन को।
बात समझ में आ गई। तो यहां से इनके सामने तो रख देंगे क्या, डिमांड, और इनके सामने क्या रख देंगे, इनकी उपलब्धता रख देंगे। तो किसी एक को मान लो, तो मैंने वही तो मानना है ना, मैंने लिख दिया ना आई को मैंने क्या मान लिया, ओरिजिन। ठीक है, तो आई मैं कहां से वेरी करा रहा हूं, मान लो कि सर आई वेरी करा दो 1 2 एम करा दो, किसी को एम करा दो किसी को एन करा दो, फिक्स का कोई फिक्स नहीं है, किसी को एन ले लो किसी को एम ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, और यहां से अगर मान लो जे को मैंने ले दिया इसमें डेस्टिनेशन, तो इसको डेस्टिनेशन में लिख दो। तो ये मान लो अपन ने जे करा दिया सर, ये मेरा देखो 1 2 से लेकर एन तक हो गया। तो किसी को एम मान लो किसी को एन मान लो, याद मत करो किसको एम मान रहे हो किसको एक को मान लो, जो आपकी मर्जी है? हाँ, वेरी क्यों नहीं करेगा? तो टोटल गोदाम तो बढ़ाने पड़ेंगे अपन को, एक ही थोड़ी बनेगा अपना कांस्टेंट। जब आप आई को 1 फिक्स करोगे तो वो तो एक कांस्टेंट आएगा ना उससे, तो नहीं समझे? हाँ, दोनों ही वेरी करेंगे, दोनों क्यों नहीं करेंगे, एक क्यों करेगा? बिल्कुल भाई, आपके उसमें एक ही थोड़ी बनेगा, वे जो प्रतिबंध है वो तो आप अलग अलग वेरी कराओगे, तो फिर ऐसे कैसे करोगे, ये गोदाम कैसे आएगी? जैसे मान लो इसकी उपलब्धता और डिमांड कैसे आएगी, जैसे एक वेरिएबल के सामने तो ये रहेगी, एक के सामने ये डिमांड उपलब्धता रहेगी, एक में ये रहेगी, तब आप देख लो ना। अच्छा, यहाँ पे ये लिया है क्या, आई को एक से एम कर लेना भाई, आई को 1 से एम ले रहे हो तो यहाँ एम कर दो, और जे को एन कर रहे हो तो यहाँ एन कर दो, एक फिक्स कर लो जो भी करना है, ये लो। ठीक है, तो ये तो आ गया कंस्टेंट। नहीं नहीं, वहां जो करा उसी के हिसाब से ये करा है ना। आई अपना 1 से कहां तक जा रहा है, एम तक, तो इसलिए मैंने आई 1 से एम तक भेज दिया, और जे अपना कहां से जा रहा है 1 से एन तक, तो ये 1 से एन तक, तो ये अपना आ गया उसका उद्देश्य फलन। अब क्या बनाने हैं, कंस्टेंट। तो लिखे आप इसमें, लिखो सच दैट, लिख लो आराम से लिख लो। लिख लिया? अब देखो, अब यहां पे लिखो सच दैट समीशन ऑफ एक्स आई जे, ये आएगा अपने पास। अब अगर आप आई को वेरी करा रहे हैं तो 1 से क्या आ जाएगा, एम तक वेरी करा दो। ठीक है, और ये मैं मान लेता हूं किसके बराबर है, ये बीजे के बराबर है। किसके बराबर है, बीजे के बराबर है। तो ये अपने पास क्या आएगी, टोटल डिमांड। ये अपन क्या मान रहे हैं, डिमांड मान रहे हैं। ठीक है, डिमांड ये आएगी जब आई वेरी करेगा। देख लो बेटा, जब आई वेरी कर रहा है तो क्या आ रहा है, देखो सर आई वेरी कर रहा है तो डिमांड आ रही है, तो आगे डिमांड आ रही है ना, तो वहां डिमांड लिख दो। और जे वेरी करेगा तो इसका मतलब क्या आएगा, उपलब्धता आ जाएगी। तो बस याद क्यों नहीं, एक बना लो। अब आप मान लो उसको जे से देना चाहते हो, इसको आई से दे दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब आपको पता है कि सर यहां इनका सम करोगे आप तो यहाँ डिमांड आ जाएगी, और इनका सम करोगे तो ऊपर आगे क्या आ जाएगी, उपलब्धता आ जाएगी। तो मान लो इस कॉलम की उपलब्धता आपकी डिमांड कितनी है, 10 है, तो इसका मतलब जेवे कॉलम की क्या करनी है, आपको डिमांड लिखनी है उसके सामने। जो भी आपका जेवा डेस्टिनेशन है उसकी टोटल डिमांड लिख दो उसके सामने, ये तो करोगे। तो इसकी टोटल डिमांड कितनी है, जैसे 10 है, तो इसका कौन सा, ये 1वां डेस्टिनेशन है, ये कौन सा है, दूसरा डेस्टिनेशन है, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। तो इनका जब आप सम लिख रहे हैं तो यहां से अपन क्या कर रहे हैं, देखो सर यहां से आप ये कर रहे हो कि समीशन आई बराबर 1 to m एक्स आई जे बराबर बीजे लिख रहे हो। अब ये बीजे क्या है सर, ये टोटल डिमांड है भाई, जेवे डेस्टिनेशन की टोटल डिमांड है। ये एन कहां ले रखा है बेटा, है तो मैंने एम करवाया था ना, तो एन कर, तो एन लिख लो फिर। हाँ, तो एन के हिसाब से लिखो, जो चेंज कर लो, तो ये एन कर लो, फिर सभी जगह चेंज कर लेना। हाँ, तो फिर यहाँ भी उल्टा करो, तो यहाँ एन हो जाएगा और यहाँ एम कर लो, क्या दिक्कत है। तो फिर वो भी चेंज करो, ये भी चेंज कर लो, यहाँ एन कर दो और यहाँ एम कर दो, वो एक कर लो, जो भी तुम्हारी मर्जी है।
तो यहां से अब आप क्या करो, एन करो फिर ऊपर, ये लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, वो तो आपको मानना है, उसमें क्या याद करना है। अब तो ठीक है। अब ये क्या है अपने पास, अब आप ये देखो ना, इधर ध्यान दो, जब आप इसमें आई वेरी कराओगे तो आई वेरी कॉलम में करता है रो में करता है? कॉलम में करता है। तो कॉलम में आगे नीचे क्या लिखी हुई है, डिमांड। तो ये किसके, इसके बराबर ये जो बीजे आ रही है क्या है, डिमांड है। ये क्या है, डिमांड है। तो ये तो 1 से n तक जाएगा, तो जे कहां से जाएगा, 1 से m तक चला जाएगा। लेकिन ये डिमांड जो आएगी वो टोटल डिमांड नहीं आएगी। जो आप पहला कॉलम ले रहे हो तो पहले कॉलम की डिमांड लिखो उसके सामने, फिर आप दूसरा कॉलम लोगे, क्योंकि जे बराबर 1 कर दोगे, यहाँ पे फिक्स है, तो पहला कॉलम आएगा। जब जे बराबर आप 2 रख दोगे तो दूसरे कॉलम का सम, 3 रख दोगे तीसरे का सम। अब उनके आगे उनकी जो भी डिमांड है वो लिखते जाओ। इसका मतलब ये क्या है सर, ये टोटल डिमांड है, लेकिन ये जेवे डेस्टिनेशन की है। किसकी, जेवे डेस्टिनेशन की टोटल डिमांड है। बस, बहुत धीरे समझते हो। एक तो ज्यादा दिमाग लगा लेते हो तुम लोग, इतना इसमें क्या सोच रहे हो। लिखो इसमें टोटल डिमांड, ये कितनी है, टोटल डिमांड ऑफ जेवे डेस्टिनेशन। जेथ लिखो, या तो पूरा इंग्लिश में लिखो या पूरा हिंदी में लिख लो। जेथ डेस्टिनेशन। अब ठीक है। अब उसमें क्या आएगा बोलो, बताओ जल्दी से। सर वहां एक्साइज आ जाएगा, जे वेरी करेगा, 1 से m लिया गया, उसको m ले लो। तो इसके सामने क्या आएगी सर, यहाँ ए आई लिख दो। अब ये क्या है, सप्लाई हो जाएगी। ये क्या है, टोटल सप्लाई है। ये क्या हो जाएगी, टोटल सप्लाई। लेकिन वो ये फर्स्ट गोदाम सेकंड गोदाम उस हिसाब से, तो इसको आप लिख लो टोटल सप्लाई ऑफ ith ओरिजिन। ओरिजिन माना था ना अपन ने, तो उसको ओरिजिन नाम दे दो। टोटल सप्लाई ये क्या आ जाएगी बताओ सर, ये आ जाएगी टोटल सप्लाई ऑफ ith ओरिजिन। अब बताओ इसमें समस्या वाली बात कहां है भाई। अपन को एलपीपी में बदलना है तो अपन को काम क्या रहता है, उद्देश्य फिल्म और कंस्टेंट लिखने। और ये सीआईजे वो हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। लिख लो इसमें। तो कई बार ये भी पूछ लेता है, भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अब इसमें नोट लिखो जो एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो बोल तो दिया बेटा, सीआईजे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है। नेगेटिव गोदाम कौन सी होती है, हैं? तुम लोग यार दिमाग बिल्कुल ही नहीं लगा रहे हो। बताओ, बोले वो माइनस में गोदाम है, बोले वो स्टोर माइनस में है। वो तो हमेशा ही रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, उसका नेगेटिव का तो कोई सेंस ही नहीं है। बोले माइनस गोदाम पे भिजवा दिया माल। है तुम्हारा बस चले तो भिजवा भी दो तुम लोग। थोड़ी देखो अपने जीवन से जोड़ो इसको, ये जो चीजें पढ़ रहे हैं पूरा ही एकदम मैथ्स में मत भरोसे छोड़ो। अपना जीवन जो चल रहा है वही काम हो रहा है इसमें। यहां से दिल्ली माल भिजवाना है, बोलो सर पहले झुंझुनू जाएंगे फिर दिल्ली जाएंगे, सीधे नहीं जाएंगे। है ना, तो माल तो वहां से भी चला जाएगा, और आप सीधा जयपुर से दिल्ली जाओगे तो भी चला जाएगा, लेकिन खर्चा कितना आएगा वो देख लेना। तो बस ये फर्क है। अब लिखें इसमें नोट बना के, परिवहन समस्या को हल करने के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त प्रतिबंध। परिवहन समस्या को हल करने के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त प्रतिबंध। परिवहन समस्या को हल करने के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त प्रतिबंध।
अब देखो इधर ध्यान दो, जब आपने वो क्वेश्चन जब वहां सोल्व किया था नियतन समस्या में, तो वहां पे अपन ने शुरुआत में आधारी चर कितने लिए थे, एन लिए थे भाई। टोटल चर कितने हो गए थे वहां, एन 2n-1 हुए थे, क्योंकि एक अपन ने काम ले लिया था किसमें, उद्देश्य फलन में। तो यहाँ टोटल चर कितने, m+n है। तो यहाँ पे अपने पास से जो इसमें एलपीपी में बदलते समय जो वेरिएबल यहाँ पे काम में आएंगे वो टोटल कितने हो जाएंगे, m+n-1 हो जाते हैं, -1, m+n-1 हो जाते हैं। बस ये सारी चीजें सेम है, बस वहां m बराबर n चलता है और यहाँ डिफरेंट भी हो सकता है। तो सेम वही चीजें उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो आप लिखें, इसमें ये लिख लिया गया, परिवहन समस्या के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त प्रतिबंध क्या है कि सर जितनी टोटल डिमांड है उतनी आपके पास सप्लाई होनी चाहिए। तो उसको आपने किससे लिखा है, समीशन डिमांड को किससे लिखा है, बीजे। तो यहां से आ जाएगा समीशन बीजे, और जे कहां से वेरी करा रहे थे, J1 से M है या N है, हाँ तो वो देख के लिख लेना, गलत मत छाप देना। और समीशन टोटल ये क्या हो जाएगी, सप्लाई, तो AI और I कहां से आ जाएगा, 1 से N तक, ये बराबर होना चाहिए। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई बराबर होगी, तभी आप परिवहन समस्या हल कर सकते हैं। ठीक है, तो परिवहन समस्या को हल करने के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त प्रतिबंध क्या है, जितनी टोटल डिमांड और टोटल क्या होनी चाहिए अपने पास, उपलब्धता होनी चाहिए। हाँ? क्यों, क्यों, क्यों डिमांड को अपन ने क्या लिखा है, बीजे तो लिखा है। हाँ तो जे थे तो जे को वेरी करो, तो जब आई को वेरी 1 से एन करे तो जे को तो 1 से एम ही करोगे ना। तो सही तो लिखा है, गलत क्या लिखा है इसमें। तो इन जे एम और एन से क्यों कंफ्यूज हो रहे हो तुम। अरे तो एक फिक्स कर लो भैया, आई को हमने एन ले लिया तो जे को एम ले लो, तो क्यों, अब क्या समस्या है, हैं? अब क्या समझ में क्या नहीं आ रहा वो तो बताओ। तो तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम है कि सर आई को 1 से एन कर रहे हैं या 1 से एन, उससे क्या होगा, उससे क्या हो जाएगा बताओ। किसी को 1 से 4 तक भेज रहे हो, किसी को 1 से 5 तक भेज रहे हो, तो एक फिक्स कर लो ना कि आई सर 1 से 4 तक जाएगा, जे 1 से 5 तक जाएगा, तो फिर समस्या कहां है। तुम फालतू में कंफ्यूज हो रहे हो, तो दोनों लिख लो ना, ज्यादा ही हो रही है टेंशन। तो एक में आई जे एम से 1 से एम कर दो, एक में 1 से एन कर दो, क्या हो जाएगा उससे। मेन तो आपको ये मतलब समझ में आना चाहिए ना, भी अपन लिख क्या रहे हैं। भाई एक बात बताओ, जब आप इनका सम करोगे, जब आपने डेस्टिनेशन का सम करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है सामने क्या आएगी, इसमें डिमांड ही तो आएगी। अब ये कितनी बार होंगे, जितनी बार ये आपके वेरी करेंगे, यहां से 1 आई जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टाइम, उससे क्या कंफ्यूजन होना है बताओ। तो एक तो 1 से m ले लो, और ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें हमेशा बराबर होना जरूरी नहीं है बेटा। जैसे वहां तो आपके फिक्स था नियतन समस्या में कि जितने काम होंगे उतने ही अपने पास आदमी होंगे, इसलिए n लिया था, इसलिए वो बात हो गई वहां। अब आप यहाँ पे किसी को n ले लो, किसी को m ले लो, लेकिन वेरिएबल बना कैसे रहे हो, प्रतिबंध कैसे बना रहे हो यहाँ पे। सर एक तो टोटल सप्लाई लिखेंगे बराबर में, एक में अपन क्या लिखेंगे, उसकी जो डिमांड है वो लिख देंगे। तो डिमांड किसके सामने आएगी, जब सर यहाँ पे देखो जे वेरी करेगा, तो डिमांड जहां लिखा है वहां जे वेरी नहीं कर रहा क्या, सॉरी उपलब्धता वहां आएगी जहां पे जे वेरी कर रहा है, और डिमांड वहां आएगी जहां पे अपने पास कौन वेरी कर रहा है, आई वेरी कर रहा है। तो बस ये ध्यान रखो कि आपने आई को वेरी कराया है कि नहीं कराया है। तो आई को वेरी करवा तो रखा है, देखो देखे। अब वो एम तक जा रहा है कि एन तक जा रहा है, इसमें क्या चक्कर में पड़ रहे हो, कहीं तक भी जाए। भाई इधर ध्यान दो, जहां आप टोटल आगे यहाँ पे डिमांड लिख रहे हो, तो डिमांड में आई तो वेरी कर रहा है, तो आपने आई को वेरी करा रखा है ना उसमें, तो क्या समस्या आ रही है, बस हो गया काम। अब चाहे एन तक करा दो चाहे एम तक करा दो, वो तो आप पे डिपेंड करता है। उन एम और एन का मतलब ही कहां है, मैं तो ये बताओ।
भाई जब आप आई को वेरी करा रहे हो तो सर आप सामने डिमांड लिख देना, और जब जे को वेरी करा रहे हो तो सामने आप उपलब्धता लिख देना या सप्लाई लिख देना। अब एन तक जा रहे हो, एम तक जा रहे हो, उसमें क्या इंटरेस्ट ले रहे हो इतना? भाई यहां मैं इधर देखो 5 तक गया, तो इधर तो मैं 4 तक ही आया हूं ना। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं यहां आई को वेरी करा रहा हूं तो मैं 1 से 4 तक ही कराऊंगा, इसमें 5 कहां से ले आऊंगा इसमें? और जे कहां तक जा रहा है? 1 2 3 4 5 तक जा रहा है, तो सर जे 1 से 5 लिख दूंगा और आई है 1 से 4 लिख दूंगा, हो गया बस काम। अब इसको एम लिखूंगा, उसको एन लिखूंगा, उससे क्या कंफ्यूजन है? एक फिक्स कर लो ना कि सर आई को 1 से एन भेजना है तो भेज दो, जे को 1 से एम भेजना है तो भेज दो। अब तुम लोगों ने इसको चेंज कराया, तो चेंज कराने से क्या हो गया? अब ये मान लो तुम 1 से एम कर देते तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। एम लिख दो, यहां एन लिख दो। अब जहां जहां आई लिखो वहां एन लिखना और वहां एम लिखना, बस वो ध्यान रखना है। एक फिक्स कर लो, फिर वही लिखते रहो बस। और जहां से क्वेश्चन एक आएगा नहीं, आई और जे में घुसे पड़े। एक क्वेश्चन नहीं आएगा यहां से। क्या पूछेगा? बोले एलपीपी का निरूपण करो, कर दिया। क्वेश्चन ये आएगा, ये रहा, और 10 बार आ चुका है कम से कम। और यहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा, 1 से एन कर दे और इधर चाहे 1 से एम कर दे, तो कोई टेंशन नहीं है। फिर भाई ये बराबर होने चाहिए बस। इससे कहां फर्क पड़ रहा है कि आप यहां एम लिख रहे हो एन लिख रहे हो? मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा है। हाँ ले सकते हो, तू जी आई लिख ले एक जगह, गौरी शंकर जी आई लिख ले, ठीक है? और मनोज तू एम जे लिख ले बेटा। हाँ कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये कोई लिखे हुए नहीं है, ये नोटेशन है। ये तो याद नहीं कर रहे कि वे सर जब आप डिमांड लिख रहे हो तो आई वेरी करेगा, और जब आप सप्लाई लिख रहे हो तो जे वेरी करेगा। बस ये ध्यान रख लो, इससे उसके प्रतिबंध बन जाएंगे। ये लिखेंगे वो लिखेंगे। लिखो आगे। फालतू टाइम लगा रहे हैं जहां पे कोई मतलब नहीं है। टाइम आगे लगाना बेटा जहां पे मैं कहूं। इसमें लिखो आप, परिवहन समस्या को एलपीपी में, परिवहन समस्या को एलपीपी में बदलने पर कुल प्रतिबंध, यहां कुल प्रतिबंध कितने आएंगे? लिख लो m प्लस एन माइनस 1 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? m प्लस एन माइनस 1 आ जाएंगे। जैसे वहां 2n माइनस 1 आया था, क्यों? क्योंकि वहां m बराबर n कर दिया था, बस और कुछ नहीं था। तो लिख दो m प्लस एन माइनस 1 आ जाएंगे। तो यहां कुल प्रतिबंध कितने यूज होते हैं? m प्लस एन माइनस 1। अब यहां प्रतिबंध अपने पास कितने हैं? m प्लस एन माइनस 1 है, तो इन सभी जितने प्रतिबंध हैं उतने ही चरों को अपन क्या लेते हैं? यहां पे आधारी चर लेते हैं। तो यहां आधारी चरों की जो संख्या आती है वो m प्लस एन माइनस 1 आती है। आधारी चरों की संख्या जो आती है वो क्या आती है? m प्लस एन माइनस 1 आती है। आई बात समझ में? क्योंकि यहां ऐसा फिक्स नहीं है कि एक को आप एक ही काम देंगे बाकी को 0 रखेंगे। आप यहाँ पे कहीं भी किसी को कहीं भी भेज सकते हो, उसमें अपने को कोई वो बाउंडेशन नहीं है। बात समझ में आई ना? जैसे वहां अलग बाउंडेशन थी, वहां तो हमें पता था कि सर एक को एक ही काम देना है, बाकी को 0 कॉस्ट देनी है। फिर तो इसका मतलब वहां अलग टाइप से अपन सोल्व करते थे और यहाँ अलग तरीके से सोल्व करेंगे। मैंने कल तो बताया था आपको, प्रतिबंध बनाने के लिए एक चर कम करते हैं इसमें, तो सेम वही तो काम यहाँ पे। प्रतिबंध कितने बनेंगे? m प्लस एन माइनस 1 बन जाते हैं इसमें, ठीक है? ये ध्यान रखना है, लिख लो इसमें जल्दी से। अब यहां तक बताओ सहमत हो? अब इसको हल करने की विधियां होती हैं, वो लिखो। परिवहन समस्या को हल करने की विधियां वो लिखवाऊंगा, बाद में लिखवाऊंगा सारे। हाँ
लिखो परिवहन समस्या को हल करने की विधियां, तरीके से लिखो आराम से। अभी तक एक क्वेश्चन बनेगा जो मैंने पढ़ाया उसमें से क्या बनेगा कि परिवहन समस्या को हल करने के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त प्रतिबंध क्या है। आगे बात समझ में, तो क्या आएगा सर, टोटल डिमांड बराबर टोटल सप्लाई, एक क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि यहां कुल प्रतिबंधों की संख्या कितनी होगी, तो वो कितनी हो जाएगी m प्लस n माइनस 1। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसमें से एग्जाम में आपके 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, बाकी किसी में से कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। सहमत हो इस बात से? अब लिखें आप परिवहन समस्या को हल करने की विधि। फर्स्ट विधि लिखें इसमें उत्तर पश्चिम, फर्स्ट विधि लिखें उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम। लिखिए उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम, ठीक है। दूसरा लिखें, दूसरा लिखें मैट्रिक्स न्यूनतम विधि, मैट्रिक्स न्यूनतम, ये नाम है बेटा इनकी विधि। वैसे ही एग्जाम में अभी तक आए तो नहीं है, लेकिन मैं एक एक क्वेश्चन करा दूंगा इन पे। और थर्ड लिखें इसमें, ये काम का है वोगेल्स मेथड, लिखें इसमें वोगेल मेथड, वोगेल मेथड। हिंदी में भी यही होता है, इंग्लिश में भी यही होता है, वोगेल मेथड। ये 3 मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ज्यादा जो इसमें मिनिमम कॉस्ट जो देता है वो वोगेल मेथड देता है, यानी अप्रोक्सीमेट जो सॉल्यूशन देता है ना वो यहां पे देता है वोगेल। हाँ बिल्कुल, दोनों में हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है। मैंने कहा ना मिनिमम का मतलब होगा आपकी लागत कम करना, और मैक्सिमम कब आ जाएगा जब आप प्रॉफिट बढ़ा रहे हो। दोनों काम हो सकते हैं, बिल्कुल दोनों की समस्या होती है ये, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान देना, जैसे अपन ने नियतन समस्या सोल्व की तो अपन ने कौन सा मेथड यूज किया था, हंगेरियन मेथड यूज किया था, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे और वहां पे उससे इस्तेमाल मिलता है, क्या मिलता है, इस्तेमाल मिलता है। लेकिन यहां जो आपने ये तीनों मेथड यूज कर रहे हो, इन तीनों मेथड से आपको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं मिलेगा। यहां पे केवल क्या मिलता है, आपको सुसंगत हल मिलता है। कौन सा हल मिलता है, सुसंगत हल मिलता है, यहां से इष्टतम हल नहीं मिलता है। यहां इष्टतम हल के लिए अलग एक नया नियम होता है। तो ये जो मेथड है वो आपको क्या देंगे, ये सुसंगत हल देंगे आपको, और सुसंगत हल आ जाएगा। फिर इष्टतम हल कैसे करते हैं अपन, उसके लिए अलग मेथड होता है, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि भाई अगर आपके पास सुसंगत हल आ गया तो फिर आप उसमें वो जो हल आया है वो इष्टतम है कि नहीं है, उसको अपन अलग तरीके से सोल्व करते हैं इसमें। तो यहां 2 टाइप से मेथड लगता है, पहले तो सुसंगत हल देता है और उसके बाद इसमें एक नया मेथड आता है जिससे अपन इसका इष्टतम हल, या नया मेथड क्या, वो एक विधि रहती है जिससे अपन इष्टतम हल प्राप्त करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि आप ये एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि ये जो मेथड है, मान लो आपसे कहते हैं कि वोगेल मेथड है या फिर मैट्रिक्स न्यूनतम विधि है या उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम है, जब आप इसको परिवहन समस्या में को हल करने के लिए यूज लेते हैं तो इनमें से निम्न हल प्राप्त होता है। तो आप ये मत लिख देना कि इष्टतम हल प्राप्त होता है, सुसंगत हल प्राप्त होता है। इष्टतम हल की गारंटी नहीं है यहाँ पे। इष्टतम हल को अलग तरीके से सोल्व किया जाता है, वो अलग तरीका होता है इसमें। बात समझ में आ गई सबको, ये इसमें करना होता है, तो आप लिख लेंगे इसमें। तो पहले लिखिए फर्स्ट, फर्स्ट लिखो इसमें उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम, उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम, उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम। उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम। तो एक क्वेश्चन लिखो और उसको करते हैं। फर्स्ट हेडिंग डाली सबने, उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम। तो एक क्वेश्चन लिखो, तो एक एक क्वेश्चन करा देता हूं सब पे।
तीनों मेथड से इसी क्वेश्चन को करा देता हूं, देखते हैं कोस्ट सेम आती है अलग अलग आती है। तो इसमें लिखे 19 30, इनकी कोस्ट लिख लें 19 30 और 50 10, 50 और ये 10, ठीक है। और फिर लिखे 70 30 40, 70 30 40 और 60 60 और ये 40 8 और 70 20, 70 20, ठीक है। और यहाँ जो गोदाम है वो अपने पास है F1 F2, फैक्ट्री बोल रहा है ये, ठीक है। और इनको नाम जो दे रहा है W1 W2 W1 W2 W3 W4 नाम दिया है, ठीक है। और यहाँ इसकी डिमांड है, तो डिमांड लिख देता हूँ। डिमांड क्या है, वो है 5 8 7 14, 5 8 और 7 और 14, ठीक है। और जो उपलब्धता है वो है 7 9 18, 7 9 18, ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन वैसे लैंग्वेज में दे रखा था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसमें। अब इसको आपको उत्तर पश्चिम कोने वाले नियम से हल करना है। किससे? उत्तर पश्चिम कोने वाले नियम से हल करना है। लिखिए आप इसको। तो ये लिख लेना, आपने हिंट लिख लेना ये बात कि इन सभी विधियों से अपन क्या सुसंगत हल प्राप्त होता है। ये मेंशन कर लेना, लिख लेना इस चीज को। इष्टतम हल प्राप्त नहीं होता है, इन सभी विधियों से सुसंगत हल प्राप्त होता है। ये पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि परिवहन समस्या को हल करने वाली विधि, या अपने ऐसे पूछें कि उत्तर पश्चिम कोने वाले नियम से अगर अपन परिवहन समस्या को हल करते हैं तो निम्न हल प्राप्त होता है। तो आप ये मत लिख देना इष्टतम हल प्राप्त होता है, सुसंगत हल की गारंटी देता है ये। इष्टतम हल अलग तरीके से देखा जाता है, वो मैं बताऊंगा कैसे देखते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान। अब तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो इधर, अब देखो पहले देखो टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई बराबर है। 18 और 9 कितने, 27 और 7 कितने हो गए, 34 हो गए। और इधर देखो ये कितने हो रहे हैं, हो गए क्या 34, 34 हो गए। इसका मतलब सर इसमें आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान दो, तो यहां से ये अपने पास डिमांड है और ये अपने पास क्या है, सप्लाई है। अब करना क्या है, उत्तर पश्चिम कोने वाले नियम में क्या करना है कि जो कोने पे सबसे पहले कॉस्ट क्या है 19 है, इसको डिमांड कितनी है और इसके पास उपलब्धता कितनी है 7, इसका मतलब इसकी डिमांड पूरी हो जाएगी। तो सर इसकी डिमांड पूरी हो जाएगी, 5 दे दी मैंने, तो ये यहाँ पे डिमांड अब 0 हो जाएगी। और सर यहाँ उपलब्धता 7 थी लेकिन 5 इसको दे दी तो 2 बच जाएगी। बात समझ में आ गई? तो अब आप इसमें क्या करेंगे, जो डिमांड या उपलब्धता कंप्लीट हो जाती है उस रो या कॉलम को अपन ढक देते हैं। हाँ, कि अब इन एंट्रीज को अपन काम में नहीं लेंगे क्योंकि यहां पे अपनी जो डिमांड थी वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब क्या करना है सर, अब अपने पास कोना कौन सा बच गया, अब सर कोना ये बच गया। उत्तर पश्चिम कोने को आपको सेलेक्ट करना है। तो अब यहां पे पहले कोना ये था, अब अपने पास ये, तो ये अपने पास ये सारी एंट्री क्या हो गई, बंद हो गई। इस पे आप कोई भी कहीं भी आप कोई भी माल नहीं बेच सकते क्योंकि यहाँ पे किसी के पास कोई डिमांड नहीं है, अब डिमांड कंप्लीट हो चुकी, ठीक है। अब यहां से अब अपन क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। बात समझ में आ गई? अब यहां पे देखो, यहां पे अपने पास डिमांड कितनी है लेकिन उपलब्धता कितनी है, 2 ही है। उपलब्धता देखो कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब सर यहाँ पे इसकी 2 डिमांड पूरी होगी लेकिन यहां से इसकी उपलब्धता है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन डिमांड 2 पूरी होगी तो अब कितनी बच गई, 6 बच गई। इसका मतलब सर आप ये, अब ये फैक्ट्री किसी काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई माल ही नहीं बचा। बात समझ में आ गई? अब कोना कहां बन रहा है सर, ये रहा। इसमें आप ये देखो, आप इसमें रो या कॉलम हटाते जाओ, जो फर्स्ट कॉर्नर बचेगा उत्तर पश्चिम कोना उसको सेलेक्ट करते हुए चलना है। तो ही तो नियम दिया इसने। वैसे ये काम का मेथड तो वैसे ही नहीं हुआ कि आपको यहाँ जयपुर से दिल्ली जाना है, उत्तर पश्चिम ही चलना है केवल, तो जरूरी आप जल्दी पहुंच जाओगे।
भाई मान लो कहीं दक्षिण चलना पड़ गया तो नहीं चलना है, चाहे कितना ही लंबा घूम के आ जाओ तो ये मेथड है भाई। इसमें ये कह रहा है कि उत्तर पश्चिम ही चलना है आपको, बाकी आप दक्षिण नहीं चल सकते। तो इसका मतलब आप कितना भी घूम के जा सकते हो। तो यहां मिनिमम कॉस्ट कैसे आएगी आपको खुद को ही पता है इसलिए इसमें जो वोगल मेथड है ये सबसे ज्यादा यूजफुल होता है, ये सबसे कम कॉस्ट देता है आपको, सबसे ज्यादा जो एग्जैक्ट मान है वो ये देता है। लेकिन उससे भी हमेशा ऑप्टिमलिटी आ जाएगी उसकी गारंटी नहीं है। तो ऑप्टिमल होगा कि नहीं होगा उसका अलग मेथड होता है सोल्व करने का। ये केवल आपको सुसंगत हल देते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो इसमें ये लिख लिया। अब इसमें देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ इसके पास डिमांड 6 है और सर यहाँ उपलब्धता 9 है, तो डिमांड पूरी हो जाएगी। तो सर यहाँ पे अब उपलब्धता 3 बच जाएगी। तो अब इसका मतलब सर इसको ढक दो आप। अब कोना कहाँ बचा? ये रहा, तो इसको ले लो अब आप। बात समझ में आ रही है ना? जो मैट्रिक्स बचती जाए उसमें फर्स्ट कॉर्नर देख लो कौन सा है, वो लेते चलना है अपने। ये उत्तर पश्चिम कोने का नियम होता है। अब यहाँ पे अपने पास 40 आ गया, तो इनकी डिमांड तो लिखते तो जाओ। कितनी हो गई थी इसकी पूरी? 6 क्या? हाँ, तो ये लिखते जाओ, ये काम आएगी अपने। बाकी सब जगह लिख दी ना, 5 हो गई, 2 हो गई, 6 हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिमांड 7 है, उपलब्धता 3 ही है, तो इसका मतलब सर यहाँ से 3 मिल जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे और ये बच जाएगा 4। अब इसका मतलब सर यहाँ पे इस फैक्ट्री के पास कोई माल नहीं बचा। ठीक है, अब ये पकड़ लो, इस पे कितनी मांग है? 4, तो सर ये 4 मांग हो गई। और इसमें अब कितनी बची उपलब्धता? 14, तो इसको अब असाइन कर दो, लास्ट है ये 14 आ जाएगा, इस पे 4 आ जाएगा। तो जितनी डिमांड थी और जितनी उपलब्धता थी सब संतुष्ट हो गए। ये 14 बची थी, यहाँ 14, ये अपने इसको दे दी। बताओ सहमत हो? तो अब इसकी जो मिनिमम कॉस्ट है वो कितनी आई? तो सर यहाँ से मिनिमम कॉस्ट है वो कितनी आ गई? बराबर देखो 19 × 5 प्लस 30 × 2 प्लस ये कितनी आ जाएगी? 6 × 30 प्लस यहाँ से 40 × 3 प्लस 70 × 4 और प्लस 20 × 14। ये टोटल इसकी मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी। गुणा कर लो कितनी आ रही है, कितना आ रहा है, जोड़ लो, सम करो कितना है? 1015 आ रहा है क्या? देखो देखिए 1015 आ रहा है क्या? चेक करो, है? चेक करना है, गलत भी हो सकता है। यही आएगा नहीं, जोड़ तो कर लोगे। अरे ये कितना हो गया? 95, 60 और 180 और 120 और 280 और 280, जोड़ लो इसको। तैयार है? ठीक है। तो ये कौन सा मेथड है? उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम, उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम। दूसरा होता है मैट्रिक्स न्यूनतम विधि। यही आ रहा है क्या? लिख लो। तो ये मेथड समझ में आया कि नहीं आया? बस दूसरा लिखो, इसी क्वेश्चन पे दूसरा अप्लाई कर देते हैं। है अरे बेटा, जहां डिमांड या फिर सप्लाई पूरी होती है उधर खींचनी है। याद क्यों कर रहा है? यूं खींची थी, वो खींची थी। तो पहले यूं खींची थी अपन ने, सेकंड इसमें, हाँ इसमें, हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें अपने पास सप्लाई पूरी हो गई थी। तो जो भी डिमांड या सप्लाई पूरी हो जाती है उससे
या तो उस स्टोर को हटा दो, या फिर यानी गोदाम को हटा दो, या फैक्ट्री को हटा दो। ठीक है, लिख लो। लिख लिया? लिखवा दूंगा बेटा, एक बार रुक जा, लिखवा देंगे। टेंशन क्यों ले लेते हो तुम इतनी? पहले लिखोगे? पहले लिख लो अगर नहीं रुका जा रहा है तो। परिवहन समस्या में कुल आधारी चरों की संख्या होती है m+n-1। लिख लो, लिख लो, तो बोल दिया ना मैंने। परिवहन समस्या में कुल आधारी चरों की संख्या बराबर m+n-1, ये लिख लो। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कुछ क्वेश्चन पूछ लूं इसमें कि परिवहन समस्या को एलपीपी में कितने प्रतिबंधों को हटाकर, परिवहन समस्या को एलपीपी में बदलने के लिए कितने प्रतिबंधों को हटाते हैं? एक प्रतिबंध को हटाते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि अगर किसी भी परिवहन समस्या को एलपीपी में बदलते समय आप कितने प्रतिबंधों को हटाते हैं? एक प्रतिबंध को हटाते हैं। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, यानी कितने प्रतिबंधों को हटाकर आप परिवहन समस्या को एलपीपी में बदलते हैं। एक प्रतिबंध को हटाकर परिवहन समस्या को एलपीपी में बदला जाता है। और कुल प्रतिबंधों की संख्या पूछी जाए तो m+n-1 हो जाती है। और कुल आधारी चरों की संख्या पूछी जाए तो वो कितनी हो जाती है? m+n-1 हो जाती है। अब आगे इसमें और आती हैं रिक्त कोष्ठिकाओं की संख्या, भरी हुई कोष्ठिकाओं की संख्या, और आएंगे क्वेश्चन। वो जब अपन आगे पढ़ते जाएंगे तो आते जाएंगे। और मैंने बताया कि जितने ये तीनों मेथड बताए मैंने, ये इष्टतम हल नहीं देते हैं, सुसंगत हल देते हैं। ये इष्टतम हल नहीं देते हैं, सुसंगत हल। तो अब ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं जो मैं बोल रहा हूं। तो लिख लिया सबने ये? बस, तो अब यही क्वेश्चन सेम दोबारा बोलो, मेरे को डेटा बोलो जल्दी से। 19, 30, 50, 10, 70, 30, 40, 60, 40, 8। हाँ, ये और भी विधि सारी आसान होती है बेटा।
तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लें न्यूनतम मैट्रिक्स विधि। न्यूनतम मैट्रिक्स विधि। देखो इसमें क्या करना है समझ लो पहले। इसमें इनमें से सबसे न्यूनतम जो कॉस्ट है वो लिखाओ तो नीचे, इसमें डिमांड कितनी थी और उपलब्धता 5, 8 और इधर 7, 9, 18 ये थी ना, लिख लो। अब देखो न्यूनतम मैट्रिक्स विधि में क्या करते हैं कि इन सभी कॉस्ट में से जो सबसे न्यूनतम कॉस्ट है उसको लेना है। क्या करना है सर, इन सभी कॉस्टों में से जो सबसे न्यूनतम कॉस्ट है उसको लेना है। अब मान लो कई बार ऐसा होगा कि न्यूनतम कॉस्ट 2 आ जाएंगी बराबर, तो उनमें से आप वो ले लो जिसमें सप्लाई ज्यादा, मतलब जिसकी डिमांड ज्यादा पूर्ति हो रही हो, वो ले सकते हो आप। ठीक है, तो यहां से देखो इसमें सबसे न्यूनतम कौन है, 8 है, तो इसको ले लो आप। तो पहले इसकी अपन क्या करेंगे, डिमांड पूरी करेंगे। तो देखो सर यहाँ पे डिमांड 8 है लेकिन उपलब्धता कितनी है, 18 है, तो यहाँ से इसकी जो डिमांड है वो कंप्लीट हो गई। इसका मतलब इसको हटा दो। अब ये जो बची हुई एंट्री इनमें सबसे मिनिमम कौन है, 10 है, तो यहाँ से अपन ये देखेंगे इसके पास कितनी डिमांड है, 14, लेकिन उपलब्धता कितनी है, 7 ही है, तो यहाँ 7 बच जाएगी। लेकिन सर यहाँ से इसकी डिमांड है वो 7 बच गई लेकिन उपलब्धता खत्म हो गई, तो इसका मतलब इसको हटा दो। बात समझ में आ गई। अब ये जो बची हुई एंट्री है उसमें न्यूनतम क्या है, 20, तो इसका मतलब आप इसको ले लो। अब यहाँ पे इसके पास डिमांड 7 है और उपलब्धता कितनी है, 18 है। यहाँ पे 10 करनी थी ना, 10 थी, क्योंकि यहाँ 8 लिया तो यहाँ पे घटाया नहीं था अपन ने, इधर भी तो 10 हो जाएगी ना वो। तो यहाँ 7 लेंगे तो कितनी बचेगी सर, यहाँ 7 दे देंगे इसमें, तो यहाँ पे 3 बच जाएगी और ये कंप्लीट हो जाएगी। और ये कंप्लीट होने का मतलब आप इसको हटा दो। अब इनमें चारों में से कौन है, अब देखो 40 है, 40 ही है ना, तो 40 है, तो सर यहाँ से देखो इसके पास कितनी है डिमांड, 5 है। और अब आप इसमें किसी को भी दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसको पहले दे दो चाहे इसको पहले दे दो, आपकी मर्जी। बताओ किसको दोगे, बोलो। इसको, ये लो। तो यहाँ से इसको अगर अपन देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 और नहीं सॉरी 3 ही आएगा, क्योंकि इसके पास उपलब्धता कितनी है, 3 ही है, जबकि इसमें डिमांड कितनी है, डिमांड कितनी है, 5 है, लेकिन उपलब्धता 3 ही है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये खत्म हो जाएगा सर। और यहाँ से क्या बचा, 2, तो ये हटा दो। अब इसमें इसको दे दो 40, तो यहाँ से कितनी आएगी इसमें सर, यहाँ पे 7 आ जाएगी क्योंकि यहाँ 9 है, तो यहाँ पे अपने पास क्या बचेगी, 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हटा दो इसमें। अब देखो यहाँ 2 बची है, उधर भी 2 उपलब्ध है, तो इसमें कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी बस। रिपीट करूं, क्या समझ नहीं आया बताओ। मैंने कहा कि इसमें सबसे मिनिमम एलिमेंट देखते रहना है, मिनिमम कॉस्ट कौन सी है। तो जैसे पहले सबसे मिनिमम सब में देखा अपन ने, तो सब में सबसे पहले 8 था। अब 8 की डिमांड आपने 8 थी और उपलब्धता 18 थी, तो यहाँ पे 8 आ गई, तो 10 बच गई। अब आप देखो इनमें से बाद में सबसे, अब ये जो डिमांड पूरी हो गई तो इसलिए मैंने इस कॉलम को हटा दिया। अब जो बचे हुए एलिमेंट है इनके अलावा ये छोड़ देना, जो कट गए उनको छोड़ना है, उनमें जो न्यूनतम है वो ले लो, फिर उनमें उपलब्धता, फिर जो रो या कॉलम हट जाए उसमें बचे हुए एलिमेंट है उनमें सब ये काम करते चलना है। आगे बात समझ में, लिख लो। तो ये क्वेश्चन आप घर पे दोबारा खुद करना ना, कुछ नहीं इसमें क्या करना है, मिनिमम कॉस्ट देखते हुए चलना है, बात खत्म। जैसे वहां उत्तर पश्चिम कोने से चलना था, यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट देखते हुए चलना है, बस यही फर्क है। हाँ वो तो निकालो, तो इसमें मिनिमम कॉस्ट क्या आएगी, तो मिनिमम कॉस्ट क्या हो जाएगी बोलो, मिनिमम कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 70 गुणा 2 प्लस यहाँ से 40 गुणा 3 प्लस, और यहाँ से 8 गुणा 8 और प्लस यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 40 गुणा 7 प्लस कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये बच गई ना 7 गुणा 20, तो 7 गुणा 20 सारे आगे क्या देखो,
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक रह गया भाई, 10 वाला नहीं लिखा क्या? 7 गुणा 10, सॉरी, आया ना 40 वाला 2 बार? नहीं आया क्या? कितना है टोटल सम करो। अब देखो मैंने आधारित चरों की संख्या कितनी दी थी आपको, इधर ध्यान दो पहले। आधारित चरों की संख्या कितनी होती है? m प्लस एन माइनस 1। तो यहाँ पे m का मान यानी 3 प्लस 4 7 माइनस 1, तो सर आधारित चर 6 होंगे। तो अपने पास नियतन देख लो कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। नियतन कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। और किसी नियतन पे 0 है क्या? शून्य नियतन हुआ है कहीं पे? इसका मतलब ये जो भी आपको हल मिलेगा वो क्या मिलेगा? अनअपभ्रष्ट सुसंगत हल मिलेगा। क्या मिलेगा? अनअपभ्रष्ट सुसंगत हल। अगर मान लो यहाँ पे नियतन, अगर यहाँ पे नियतन उन आधारित चरों से कम होता तो आपको पास जो हल मिलता वो अपभ्रष्ट मिलता। भाई यहाँ पे आधारित चरों की संख्या कितनी होती है? m प्लस एन माइनस 1 होती है, तो सर वो 6 आएंगे। और अपने पास यहाँ पे जो नियतन है वो भी कितने हैं? 6 है। और शून्य नियतन कहीं हो रहा है क्या? कहीं नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि सर अपने पास जितने भी यहाँ सुसंगत हल मिलेगा जो, वो हमेशा अनअपभ्रष्ट सुसंगत हल होगा। क्या होगा? अनअपभ्रष्ट सुसंगत हल होगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि मान लो जो आधारित चर है वो 6 है, लेकिन यहाँ पे आपके पास 5 ही क्या होंगे? नियतन होंगे। तो उस केस में वो अपभ्रष्ट हो जाएगा, जो सुसंगत हल मिलेगा वो। हाँ मतलब शून्य कोष तो अपन कभी देंगे ही नहीं ना, क्योंकि जितनी टोटल है उतनी अपने पास डिमांड है, उतनी क्या है। लेकिन वो शून्य का मतलब क्या होगा कि उसमें एक नियतन आपको फिर 0 देना पड़ेगा। भाई जब आधारी, मान लो आधारित चर 6 है तो नियतन आपके पास 5 ही आए, तो वहां अपभ्रष्टता आएगी। क्यों? क्योंकि जब आप उसको बराबर बढ़ाओगे, इसका मतलब किसी एक को आपने 0 दिया है, और जब 0 दे देते हैं किसी आधारित चर को, तो वो क्या आ जाता है? अपभ्रष्टता आती है वहां पे। तो यहाँ पे 0 ना देके एक डेल्टा दिया जाता है, वो मैं बताऊंगा आगे, उसका क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। बात समझ में आई क्या? कि सर यहां जो सुसंगत हल मिलता है वो क्या मिलेगा? अनअपभ्रष्ट सुसंगत हल मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो कुल, अब आपको ये भी पूछ सकता है कि जहां इसमें जो टोटल नियतन है वो कितने होने चाहिए? m प्लस एन माइनस 1 होने चाहिए। अधिकतम नियतनों की संख्या कितनी होगी? m प्लस एन माइनस 1 होगी। तो यहां से अपने पास कि सर कुल जो अपने पास नियतन इसमें कितने आए, कुल नियतन है वो कितने आ गए? सर वो 6 आ गए। और ये किसके बराबर है? आधारी चरों के बराबर। किसके बराबर है? आधारी चरों के। आधारी चर। तो इसका मतलब यहां जो हल मिलेगा वो क्या आएगा? अनअपभ्रष्ट हल आएगा। क्या आएगा? अनअपभ्रष्ट हल। तो यहां अपभ्रष्ट हल कब आता है? जब सर आधारी चर, मान लो जो नियतन है वो अगर आधारी चरों से कम आ जाए, उस केस में यहां अपभ्रष्टता आ जाती है। वो मैं लिखवा दूंगा आगे आपको, ठीक है? लिख लो यहाँ पे, और उस पर एक क्वेश्चन भी करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले तो आप यहां लिखें। तो इसमें जो अब ये जो हल दे रहा है वो कौन सा है? अनअपभ्रष्ट सुसंगत हल है। कौन सा? अनअपभ्रष्ट सुसंगत हल है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो मिनिमम कॉस्ट कितनी आई है? 814। देख लो, उससे कम खर्चा लगा ना इसमें। और वो कितना लगा रहा था? 1015। तो जाओगे क्या उस मेथड से? इससे तो क्या पता है, वो कह रहा ना कि एक और है। वोकल मेथड भी तो है भी। उसमें क्या है कि उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम होता है, एक पेनल्टी निकालनी पड़ती है। पेनल्टी को हिंदी में कहते हैं शास्ति। सुना हुआ कि नाम? हाँ, उसका थोड़ा सा तरीका अलग रहता है, उसमें पेनल्टी निकालनी पड़ती है। है? हाँ, अनपभ्रष्ट सुसंगत हल। तो अनपभ्रष्ट क्यों है, समझ में आया क्या? याद क्यों कर रहे हो? क्योंकि आधारित चर कितने थे? अरे आधारित चर कैसे निकालते हो? m प्लस एन माइनस 1, तो वो कितने आ रहे हैं? 6। और अपने पास नियतन कितने हो रहे हैं? 6। तो क्या आएंगे? अनपभ्रष्ट आ जाएगा। हाँ, नियतनों की संख्या अगर कम हो जाएगी m प्लस एन माइनस 1 से, वहां अपभ्रष्टता आ जाएगी,
वो मैं लिखवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है? लिख लो इस बात को। अब वो एक मेथड है, वो और कर लो जल्दी से। इसी क्वेश्चन को लिखो, उससे करेंगे सेम क्वेश्चन को। लिखा नहीं? तुम लोग यार लिखते बहुत धीरे हो। हैं? दो क्यों बना रहे हो? तो तुम 3 बना लो टेबल, टेबलों में पड़ा है ज्ञान। 3 टेबल बनाते हैं सर।